राधे कृष्ण आप सभी को। आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं और स्टोरी का शीर्षक है कि क्या मुसीबत में पड़े मायके की सहायता करनी चाहिए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये है सुधा और ये सुधा के पति राजीव। सुधा की शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही अमीर घर में। लेकिन सुधा के सास ससुर बहुत ही पुराने विचारों के हैं। जी, मुझे आज सुबह ही बड़े भैया का फ़ोन आया था। बिजनेस में लॉस होने के कारण बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। उन्हें हमसे कुछ फाइनेंशियली हेल्प चाहिए ताकि उनका बिजनेस पूरी तरह से ना डूबे। वो हेल्प के लिए पहले बड़े दीदी के यहाँ गए थे, लेकिन दीदी की हेल्थ सही नहीं है, इसलिए भैया वहाँ बोल ही नहीं पाए। अरे सुधा, इस बारे में तो मुझे माँ बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। तुम तो जानती हो कि मैं उनसे बिना पूछे कोई घर का फैसला नहीं लेता हूँ। और अगर थोड़े पैसों की बात होती तो मैं कुछ सोच भी लेता, लेकिन तुम तो 1 लाख की बात कर रही हो। मुझे मम्मी पापा से बात तो करनी ही पड़ेगी। ये कहकर राजीव उधर से चला गया। लेकिन सुधा हर टाइम अपने भैया के बारे में सोचती रही। सुधा के बड़े भैया के कंधों पर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। उसके बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप जो बहुत ही बीमार रहते थे। सुधा को उनके इलाज की भी चिंता सताने लगी। अब सुधा को एहसास होने लगा कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उसने नौकरी क्यों नहीं की। काश मैंने MBA के बाद जॉब ज्वाइन कर ली होती, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। शादी के बाद भी ससुराल वालों ने कभी पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया, और जॉब की बात करूं तब तो घर में हंगामा हो जाता है। ये लोग बस एक ही रट लगाए रखते हैं कि हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करती। बहुत ही गंदा एहसास हो रहा है इस बात का कि काश मैं नौकरी करती होती तो मुझे अपने पति के आगे यूं हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अरे बहू, तुम पहले मुझसे तो बात करती। तुम तो जानती हो कि हमारा बेटा हमसे बिना पूछे कोई फैसला नहीं लेता। और अब बहू, मुझे तो यूं ही लगता है कि तुम्हें मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए। अब तुम अगले घर को संवारो इस घर को थोड़ा। और अब वो तुम्हारे भैया और भाभी का घर है, वो खुद उस घर की जिम्मेदारी उठा लेंगे। मम्मी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन उस घर में मेरे बूढ़े माँ बाप भी तो हैं। उनकी दवाइयाँ और मम्मी की शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप तो जानती हैं वो डायबिटीज़ पेशेंट है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने आपके बेटे को हेल्प करने के लिए बोला। अरे बहू, अगर इस बार तुमने अपने भाई की हेल्प कर दी तो उसे बार बार आदत लग जाएगी। और राजीव भी तो अकेला ही कमाने वाला है, घर का खर्च कैसे निकालेगा। और तुम तो जानती हो हमारा खुद का बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर रहा है। और बहू, हमारे यहाँ ये रीति रिवाज नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, पिछले घर के बारे में सोचना बंद कर दो। अपनी सास की बातें सुनकर सुधा का मन और उदास हो गया। सुधा को लगता था कि वो लोग उसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, कि अगर सुधा को किसी बात की चिंता होगी तो वो लोग उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। स्थिति बहुत ही विपरीत थी। सुधा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। सुधा मन ही मन पछताए जा रही थी। सुधा ने फैसला किया कि वो अपने भाई की हेल्प जरूर करेगी। अरे सुधा, मैं तुम्हें कब से आवाज लगाए जा रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही? जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए। सुधा, माँ भी शिकायत कर रही है तुम्हारा ध्यान काम में क्यों नहीं लग रहा है। तुम किचन में गैस पर दूध रख कर आई थी, सारा दूध जलकर कोयले हो गया है, और कढ़ाई की तो हालत मत पूछो। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सुधा, अपने भाई को लेकर मुझसे कोई बात मत करना। मम्मी पापा दोनों ने मना कर दिया है, और मैं उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकता। अरे मुझे उनके बारे में नहीं, अपने बारे में बात करनी है। मुझे लगता है कि मुझे अब कहीं ना कहीं इंटरव्यू देना चाहिए। और मेरी सहेली बता रही थी ज्योति कि उसकी कंपनी में HR की वैकेंसी है। मैं एक बार उसे कॉल करके कंफर्म कर लेती हूँ, अगर वेकेंट होगा तो मैं चली जाऊँगी। सुधा, तुम अकेले ये फैसला नहीं ले सकती। अब ये ज़िंदगी तुम्हारी अकेले की नहीं है, क्योंकि घर भी तो संभालना है। मम्मी पापा, मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ, और फिर
वहाँ से दुकान का काम कितना रहता है तुम तो जानती हो। सुधा, इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। लेकिन आप मेरे किसी फैसले में तो मेरे साथ रहिए। आपसे शादी करने का फैसला मेरा था। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। जैसे आप अपनी मम्मी पापा की कोई बात नहीं टालते हो, मैंने अपनी मम्मी पापा की 100 बातें टाली हैं आपसे शादी करने के लिए। कभी तो मेरी बात का मान रख लिया कीजिए। सुधा, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, घर को संभालने वाला और कोई नहीं है। तो क्या हुआ जी, हम काम वाली रख लेंगे और सुबह 9 से 6 बजे तक तो मेरा काम रहेगा। उसके बाद मैं घर ही तो आया करूँगी। इस बीच में मम्मी पापा को 100 बार तुम्हारी ज़रूरत होती है। तुम्हारी कमी कौन पूरी करेगा पूरा दिन? उन्हें सिर्फ एक सर्वेंट की ज़रूरत होती है और मैं यहाँ काम वाली को रख तो रही हूँ। अगर मैं आपसे कोई हेल्प नहीं ले सकती तो खुद तो हेल्प कर सकती हूँ ना अपने भाई की। सुधा, मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। हाँ बहू, मैं भी इस फैसले में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। लेकिन मम्मी जी, मेरा नौकरी करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह आपने ये कहा कि मेरे भाई के बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, क्योंकि वो बिजनेस है मम्मी जी, अप एंड डाउन तो बनते ही हैं। लेकिन उसी तरह कल को आपके बेटे की ज़िंदगी में भी तो उतार चढ़ाव आ सकते हैं। ये भी तो प्राइवेट एम्प्लॉय है। बहू, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती हैं, वो सिर्फ चूल्हा चौका ही संभालती हैं, रसोई घर तक ही सीमित रहती हैं। लेकिन मम्मी जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं सिर्फ रसोई घर तक सीमित रहने के लिए नहीं पढ़ी थी। और आपके बेटे ने मुझे कहा था कि मैं शादी के बाद जॉब कर सकती हूँ। सुधा, तब हालात कुछ और थे। देखिए जी, मुझे जॉब करनी है, हालात चाहे जो भी थे, लेकिन अब मुझे सच में जॉब करनी है। सुधा अपने फैसले पर अटल थी। सुधा ने फैसला ले लिया था कि वो अब जॉब करेगी। लेकिन राजीव को अपने माँ बाबूजी की चिंता सता रही थी। राजीव को यह भी था कि उसके माँ बाबूजी उसे बहुत सुनाएंगे। मम्मी, आप टेंशन मत लेना, मैं सुधा से बात करता हूँ। और राजीव की माँ को घर के कामों की चिंता थी कि अगर सुधा जॉब पर चली गई तो घर के सारे काम उन्हें करने पड़ेंगे। सारी जिंदगी मैंने घर का काम किया और अब बुढ़ापे में भी नहीं। बहू को अपना फैसला बदलना पड़ेगा और मुझे काम वाली के काम पसंद नहीं आते हैं। अब सुधा ने जॉब करना शुरू कर दिया। सुधा को जॉब करते हुए 2 साल हो गए। 2 साल बाद घर के हालात कुछ ऐसे थे। मम्मी पापा, मुझे नहीं पता कि मुझे इतना लॉस कैसे हो गया बिजनेस में। और मुझे लगता है कि राकेश ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसे जितने भी पैसे दिए थे उसने बैंक में जमा करवाए ही नहीं, और दुकान भी अच्छे से नहीं चल रही है। बिजनेस तो मानो ठप हो ही गया, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर यही हालात रहे तो हमारी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। बेटा, उन दुकानों को अच्छी तरह से मार्केट में लाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 23 साल लगा दिए और तुमने सिर्फ 4 साल में उन्हें बंद करवा दिया। पापा, अभी तक वो बंद नहीं हुई है, लेकिन बंद होने की कगार पर है। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इस समय में हेल्प लेने किसके पास जाऊँ। मुझे लगता है कि तुम्हें शिवानी को कॉल करनी चाहिए। आखिर वो तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम्हारे जीजा जी भी तो अच्छी खासी कमाई करते हैं। तो बाद में जब तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चलने लगे तो तुम उन्हें वापस कर देना। अरे मम्मी जी, शिवानी दीदी हमारी हेल्प क्यों करेंगी? आखिर उनके भी तो सास ससुर हैं। वो भी तो यही कहेंगे कि अब उन्हें मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए। अरे बहू, उसके सास ससुर बहुत अच्छे हैं और वो उसे समझते हैं। वो भला ऐसा क्यों कहेंगे? तो आपके कहने का मतलब कि मेरे सास ससुर अच्छे नहीं थे? जब मेरे भाई को ज़रूरत पड़ी थी तब आप लोग साथ नहीं खड़े थे मम्मी जी। सुधा को मौका मिल गया था अपने सास ससुर और अपने पति को सबक सिखाने का। राजीव भी पास खड़ा सुधा की बातें सुन रहा था, लेकिन कुछ बोलने के लायक नहीं था और राजीव के माँ बाप भी कुछ नहीं बोल पाए। मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि दीदी अब हमारी हेल्प करेंगे। और हाँ, दीदी को ये सब बातें बताकर टेंशन में मत डालना, क्योंकि वो कुछ कर तो नहीं पाएंगी, लेकिन अंदर ही अंदर
घुट के मर जाएंगी। जब मायके वालों को कोई मुसीबत आती है तो ससुराल में बैठी बेटी पल पल तड़पती है। जी, मैंने कुछ सेविंग्स करके रखी हुई हैं, आप चाहो तो वो सेविंग्स यूज़ कर सकते हो। अब राजीव सोच में पड़ा था, क्योंकि सुधा के नौकरी करने के बाद राजीव ने उससे एक पैसा भी नहीं लिया था, क्योंकि राजीव उसकी नौकरी के खिलाफ था। लेकिन राजीव के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ सुधा, शायद तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी चेक लेकर आती हूँ। अब सुधा के सास ससुर को पछतावा हो रहा था कि उन्होंने सुधा को नौकरी करने से क्यों रोका था, और क्यों जब सुधा के मायके वालों को सुधा की ज़रूरत थी तो सुधा का साथ क्यों नहीं दिया था। बेटा, सुधा बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है, हमने शायद उसे गलत समझ लिया। हाँ बेटा, तुम सुधा के सारे फैसलों में उसका साथ दिया करो। हाँ मम्मी पापा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि सुधा के जॉब करने पर रोकना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि टाइम आने पर हमें अपनी सोच चेंज कर लेनी चाहिए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मुसीबत में पड़े इंसान के साथ खड़े रहना चाहिए। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन जब इंसान दुख में पड़ा होता है और उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वो कभी नहीं भूल पाता। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो पीछे मत हटना, और अगर आपकी बहू या बेटी या बीबी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसे जॉब करने से कभी नहीं रोकना चाहिए। उसने इतनी पढ़ाई लिखाई घर के काम काज के लिए नहीं की थी, उसके माँ बाप ने लाखों सपने संजोए थे, तब जाकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया था। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे कृष्णा।